Namaskar friends, my name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सिमिली के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सिमिली की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने सिमिली की कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिमिली है। हमने कहा था कि वो कंपैरिजन होगा, लाइक एज का प्रयोग होगा, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स होंगी और एक क्वालिटी उनके अंदर कॉमन होगी। उसके बाद हमने कुछ जनरल एग्जांपल्स पढ़े थे, उसके बाद हम कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। तो हमने जो लिटरेरी एग्जांपल पढ़ा था उसी लिटरेरी एग्जांपल्स की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए मैंने कहा माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये बहुत ही फेमस राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट बर्न्स। उनकी पोइम है, पोइम का नाम ही भी यही है, ए रेड रेड रोज। अब यहां पर लव का मतलब है बिलवेड, प्रेमिका, यानी कि मेरी प्रेमिका किसकी तरह है? रेड रेड रोज की तरह। नाउ सी, beloved and rose both are different things, clearly different things. Okay, प्रेमिका और गुलाब दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन करते वक्त हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? लाइक का प्रयोग कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि my beloved will remain as fresh and as constant as a rose। मेरी प्रेमिका भी उतनी ही फ्रेश रहेगी जितना कि क्या? रेड रोज। तो क्या किया आपने? प्रेमिका की तुलना किससे कर दी? रोज से। लाइक का प्रयोग किया। दो अलग अलग चीजें थी, कॉमन क्वालिटी क्या है? फ्रेशनेस, कॉन्स्टेंटनेस और ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखिए ये पोइम जो बहुत ही फेमस पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसका नाम है डैफोडिल्स। ये स्कूल लेक्चरशिप की जो एग्जाम है उसके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। देखो ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही फेमस पोइट है, उनकी पोइम है डैफोडिल्स, उसमें से ये लाइन ली गई है। ध्यान रखना, इसका एक टाइटल तो डैफोडिल्स है और एक इसका टाइटल यही है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। फर्स्ट लाइन इसका टाइटल है। ओके, तो दोनों ही टाइटल है, आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो हमारा क्या है? देखो आई का मतलब यहाँ आई किसके लिए यूज हो रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, पोइट के लिए। कौन है आई? यहाँ पोइट। और पोइट अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है? एक क्लाउड। किससे कर रहा है? क्लाउड से। वो ये कह रहा है कि आई एम वॉन्डरिंग विदाउट एनी पर्पस जस्ट लाइक अ क्लाउड, जस्ट लाइक अ सिंगल क्लाउड। जिस तरीके से एक सिंगल क्लाउड जो है बिना किसी पर्पस के, अकेला बादल बिना किसी पर्पस से, बिना किसी उद्देश्य के रैंडमली इधर से उधर क्या करता रहता है? वॉन्डर करता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, उड़ता रहता है, बहता रहता है। उसी तरीके से वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि मैं इन वैलीज में, इन घाटियों में मैं भी ऐसे वॉन्डरिंग कर रहा हूं, मैं भी ऐसे ही भटक रहा हूं। तो यहाँ देखो आई और क्लाउड दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों की तुलना करते वक्त एज का प्रयोग, और उनका क्या चीज कॉमन है? पर्पसलेस वॉन्डरिंग, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकना। ये क्वालिटी दोनों में कॉमन है। तो क्या हो गई? सिमिली हो गई। फाइन, अब देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिमिली और मेटाफर के बारे में एक लाइन यूज की है, आप समझिए उसको। इट इज मतलब मैं सिमिली के बारे में बताना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर ही मैंने इसको मेटाफर के बारे में भी बता दिया, क्योंकि मेटाफर में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, मैंने कहा इट इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। सिमिली क्या है? एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, या यू कैन से डायरेक्ट। आप कह सकते हो कि सिमिली जो है वो क्लियर और डायरेक्ट कंपैरिजन है, जबकि एज अपोज्ड मतलब इसके विपरीत द मेटाफर, इसके विपरीत मेटाफर वेयर कंपैरिजन इज एक्सप्लिसिट, जबकि इसके विपरीत मेटाफर में जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो कैसी है? इम्प्लिसिट है। एक हो गया एक्सप्लिसिट और एक हो गया इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब इनडायरेक्ट। देखो सिमिली जो है उसमें कंपैरिजन करते वक्त हम लाइक और एज का प्रयोग करते हैं, तो लाइक और एज का प्रयोग कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्लियर स्पष्ट क्या है? कंपैरिजन है।
जबकि मेटाफर में इस तरीके से नहीं होता। मेटाफर में तो हम कह देते हैं समथिंग इज समथिंग। देखो सिमिली में तो हम कहते हैं समथिंग इज लाइक समथिंग, कोई चीज किसी चीज की तरह है। मेटाफर में हम कहते हैं समथिंग इज समथिंग, कोई चीज है। हम उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल ये कह देते हैं ये यही है। तो वहां पर जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट। जबकि सिमिली में कंपैरिजन कैसा होता है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर और डायरेक्ट। फाइन, फिर देखिए नेक्स्ट है मेटाफर। ओके, अब देखिए सिमिली और मेटाफर में केवल जो अंतर है वो इसी चीज का है कि सिमिली और मेटाफर जो है उनके कंपैरिजन में अंतर है। फाइन, सिमिली जो है उसका जो कंपैरिजन है मैंने आपको बताया था डायरेक्ट है, एक्सप्लिसिट है, जबकि मेटाफर का कंपैरिजन कैसा है, इम्प्लिसिट है। इसका मतलब देखो, पहली बात मेटाफर में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ओके, मेटाफर में भी दो अलग अलग चीजों के बीच में ही कंपैरिजन होता है, यानी क्लियरली डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जो मेटाफर है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मेटाफर में लाइक का या फिर एज का या एज का प्रयोग नहीं होता है। इतना सा अंतर है कि आपका जो मेटाफर है उसमें लाइक का, एज का या एज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो हमने सिमिली में जब एग्जांपल देखा था तो मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे कहूं राम इज लाइक ए लायन। एक सेंटेंस मैंने कहा राम इज लाइक अ लायन। दूसरा सेंटेंस में कहूं राम इज लायन। देखो मैंने दो सेंटेंस बोले, पहला मैंने कहा राम इज लाइक अ लायन, दूसरा कहा राम इज ए लायन। दूसरा मैंने कहा राम इज ए लायन। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने राम का और लायन का कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करते वक्त लाइक का प्रयोग किया। लेकिन सेकंड में मैंने राम को ही लायन बता दिया, मैंने कहा राम एक लायन है। तो समथिंग इज समथिंग, कोई चीज है। और कंपैरिजन करते वक्त मैंने ना लाइक का प्रयोग किया और ना ही किसका प्रयोग किया, ना एस का प्रयोग किया। ना मैंने लाइक का प्रयोग किया ना ही एस का प्रयोग किया, और मैंने क्या कह दिया कि समथिंग इज समथिंग। ओके, इसका मतलब ये हुआ जब आप मेटाफर का प्रयोग करते हो तो उस कंडीशन में आप कंपैरिजन को असर्ट नहीं करते हो, आप कंपैरिजन पर जोर नहीं देते हो। कंपैरिजन पर जोर देने वाले जो शब्द हैं लाइक, एज और एज का प्रयोग आप नहीं करते हो, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए यदि मेटाफर की बात करें तो देखिए मेटाफर जो है, जो वर्ड है टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नंबर 1, ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, मेटाफर इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मेटाफर एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है और जिसका मतलब है कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मैंने कहा राम इज ए लायन, तो मैं इस राम को यहां लायन के ऊपर ही ले आया। मैंने राम को क्या किया, लायन के ऊपर ही ले आया, मतलब राम को ही लायन बता दिया। फाइन, तो वो मेटाफर इज अ फिगर, आई कर लेना, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच one kind of thing is applied to another different kind of thing। मेटाफर में क्या होता है, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें कि one kind of thing, एक प्रकार की चीज जो है इज अप्लाइड, अप्लाइड का होता है यूज्ड, एक प्रकार की चीज का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, टू अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, स्पष्टतः अलग प्रकार की चीज के लिए। एक प्रकार की चीज के लिए मतलब एक चीज के लिए, एक चीज का प्रयोग बिल्कुल स्पष्टतः दूसरी अलग चीज के लिए किया जाता है। राम का प्रयोग मैंने लायन के लिए कर दिया, तो राम और लायन दोनों अलग अलग चीजें, एक प्रकार की चीज का प्रयोग बिल्कुल अलग दूसरी चीज के लिए कर दिया जाता है। तो देखो मैंने ये कहा मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन काइंड ऑफ थिंग, एक प्रकार की चीज इज अप्लाइड, यूज की जाती है टू अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, स्पष्टतः अलग प्रकार की
चीज के लिए। और इंपॉर्टेंट बात फिर, विदाउट असर्टिंग अ कंपैरिजन। असर्टिंग मतलब जोड़ देना, बिना तुलना के जोड़ दिए हुए। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बिना किसी प्रकार की तुलना जैसी चीजों का जोड़ दे रहे हो, यानी कि लाइक एज, जो कि कंपैरिजन को असर्ट करती हैं, जो कि कंपैरिजन पर जोर देती हैं, उन चीजों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो ये बात जो मैंने कहा कि विदाउट असर्टिंग अ कंपैरिजन, कंपैरिजन पर जोर ना देते हुए, इसीलिए तो हम इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसीलिए तो हम इसको इंप्लाइड बोलते हैं। आप कहते हो कि सर इसको इंप्लाइड क्यों बोलते हैं, इसमें कंपैरिजन इंप्लाइड क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट असर्टिंग अ कंपैरिजन। और ये वर्ड जो एमएच अब्राहम, जो लिटरेचर की सबसे अच्छी बुक है, उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको यही वर्ड दे दें, इसी वर्ड को कोट करने बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि एग्जाम के पेपर बनेगा तो गाइड में से नहीं बनेगा, लिटरेचर की कोई अच्छी बुक होगी उसमें से बनेगा, या एमएच अब्राहम्स में से बनेगा, या कड़न में से बनेगा, या ऑक्सफोर्ड लिटरेरी टर्म्स की बुक में से बनेगा, किसी गाइड में से नहीं बनेगा। और जब उन ऑथेंटिक बुक्स में से बनेगा तो क्वेश्चन जो है, लाइंस जो हैं, ठीक है, डेफिनेशन जो हैं, वो उन्हीं में से सीधी उठा के ली जाएंगी। और आप उनसे पहले से फेमिलियर हो उस लैंग्वेज से तो आपको बहुत इजी है। और आप यदि गाइड्स की लैंग्वेज से फेमिलियर हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी आते हुए भी। ठीक है, आगे देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको, देखिए, एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको ग्रामर की ऑथेंटिक बुक्स के बारे में बताया था, उसी तरीके से मैं आपको लिटरेचर की बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और वो लिटरेचर की बुक्स की पूरी पूरी लिस्ट भी दूंगा, और फिर उसके बाद किस बुक में क्या इंपॉर्टेंस है, उन बुक की लिस्ट तो भले मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा आपको, और उसके बाद उन बुक्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किस किस पर्पस से वो बुक पढ़ी जानी चाहिए, किस बुक में क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और किस बुक को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, उसका मैं इस YouTube चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन में किसी दिन आपको बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़े दिन बाद, अभी आप लोग जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन चालू होगा, आप लोगों की डिमांड्स का मुझे पता लगेगा कि आप क्या क्या डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए, मेटाफर जो है उसका एग्जाम्पल है, दिस न्यूज इज अ डैगर टू माई हार्ट, दिस न्यूज इज अ डैगर टू माई हार्ट। देखो, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011, उसमें ये HEART इसका प्रोनाउंसिएशन पूछा गया था। और ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हार्ट, हर्ट नहीं होता। हर्ट जो होता है वो ये होता है HURT, हर्ट, चोट पहुंचाना। फाइन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन HEART का प्रोनाउंसिएशन है हार्ट। ध्यान रखना, 2011 में पूछा गया था, फिर दोबारा पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, हम इसको हर्ट बोल देते हैं, हर्ट अटैक, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट। फाइन, देखिए, तो मैं आपको बता रहा था, देखो मैंने कहा दिस न्यूज, कोई समाचार है, ओके, इज अ डैगर टू माय हार्ट, ये जो समाचार है मेरे हृदय के लिए खंजर है। अब मैंने समाचार को ही खंजर बता दिया, ऐसे नहीं कहा मैंने खंजर की तरह है, तो मैंने क्या किया, कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि मेटाफर का मीनिंग होता है। मेटाफर का मतलब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक चीज के लिए दूसरी चीज का प्रयोग कर देना। देखो, one kind of thing is applied to distinctly different kind of thing, एक चीज के लिए दूसरी चीज का प्रयोग कर देना, बिना कंपैरिजन को असर्ट करे हुए। कंपैरिजन को असर्ट कब करते हैं, जब लाइक और एस का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ना लाइक का प्रयोग किया ना एस का प्रयोग किया। तो दिस न्यूज और डैगर, समाचार और खंजर दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल, एक समाचार और खंजर दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की तुलना की जा रही है, और दोनों ही शॉकिंग हैं, दोनों ही चीजें दुखदाई होती हैं। तो ये कॉमन क्वालिटी क्या हुई खंजर में, समाचार में, कि दोनों ही क्या है, पेनफुल हैं, ठीक है, टॉर्चरिंग हैं, परेशान करने वाली हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं। और इनकी कंपैरिजन करते वक्त मैंने लाइक और एस का प्रयोग नहीं किया, तो कौन सी लिटरेरी टर्म हो गई, मेटाफर। फाइन, देखिए, अब हम कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए,
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स। देखिए ये शेक्सपियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है हैमलेट। शेक्सपियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है हैमलेट, ट्रेजेडी की कैटेगरी में आता है। और उस प्ले में भी एक सलीलकवी है, उस प्ले में भी एक सलीलकवी है। सलीलकवी का मतलब अभी आप ये समझ लीजिए टॉकिंग टू वन सेल्फ, एक स्वकथन। ओके, एक ऐसी स्पीच जिसमें केवल स्पीकर ही स्पीकर हो और सुनने वाले कोई भी नहीं हो, लिसनर नहीं हो। तो उसमें एक सलीलकवी है, एक खुद का स्पीच है, खुद स्वगत भाषण है, जिसे आप कह सकते हो। देखो इसकी स्पेलिंग होती है SOLILOQUY और प्रोनाउंसिएशन होता है सलीलकवी। कई लोग इसको सोलिलोकी बोलते हैं, तो ध्यान रखना आपको सोलिलोकी नहीं बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सलीलकवी। फाइन। तो मैंने आपसे कहा शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है, उसमें एक सलीलकवी है और वो कई यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब्ड भी है, जिसका नाम है टू बी और नॉट टू बी। ओके, टू बी और नॉट टू बी। टू बी का मतलब जीऊं और नॉट टू बी मतलब नहीं जीऊं, जीऊं या मरूं। इसमें क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम हैमलेट है, उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है कि उसके जो फादर है उनका मर्डर कर दिया जाता है और उनकी जो मदर है वो रीमैरिज कर लेती है उसके अंकल क्लॉडियस से। अब जब वो उसके अंकल क्लॉडियस से रीमैरिज कर लेती है तो हैमलेट जो है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सिस्टेंस है वो डेंजर में है, और उसके अंकल चाहते हैं कि मैं हैमलेट को भी खत्म करवा दूं, और हैमलेट ये चाहता है कि मैं अपने अंकल से बदला ले लूं। हैमलेट के सामने बहुत सारी परेशानी आती है, वो सोचता है कि मैं बदला लूं या ना लूं, या मैं सरेंडर कर दूं, ठीक है ना, या फिर मैं आत्मसमर्पण करके चाचा के फेवर में ही चला जाऊं, या फिर उससे प्रोटेस्ट करूं, कहीं प्रोटेस्ट करते वक्त क्या पता मेरा प्रोटेस्ट फेल हो जाए। इस तरीके से वो बहुत बड़े डिलेमा में है, बहुत सारी परेशानी में है। तब वो इस वाली लाइन को कहता है कि और टू टेक आर्म्स, क्या मैं हथियार उठा लूं। हथियार उठाने का मतलब अपोज करना, विरोध करना। क्या मैं हथियार उठा लूं, किसके लिए, सी ऑफ ट्रबल्स। अब ये सी ऑफ ट्रबल्स जो है इसमें मेटाफर का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्रबल्स की तुलना किससे कर रहा है, सी से। ट्रबल्स जो है उसकी परेशानियां जो हैं उनकी तुलना किससे कर रहा है, सी से। लेकिन उसने अपनी ट्रबल्स को सी ही कह दिया, carrying from one place to another, one thing is applied to another without asserting any comparison। तो क्या किया आपने, अपनी ट्रबल्स को ही सी बता दिया, उसकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो उसने अपनी परेशानियों को समुद्र बता दिया। कॉमन क्वालिटी क्या है ट्रबल में और सी में, कॉमन क्वालिटी ये है दोनों ही वाइड हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसकी परेशानियां भी बहुत ज्यादा हैं। उसी तरीके से इस तरीके से समुद्र भी बहुत ज्यादा वाइड होता है। अब वो अपनी परेशानी की तुलना किससे कर रहा है, समुद्र से। और तुलना करते वक्त कोई भी लाइक और एस का प्रयोग नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से कंपैरिजन को असर्ट नहीं कर रहा है। वो हर तरीके से क्या कर रहा है, इंप्लाइड कंपैरिजन कर रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये बहुत ही फेमस लाइन है, शेक्सपियर का एक प्ले है जो कॉमेडी की कैटेगरी में आता है। ये भी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरशिप के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। और देखो इनमें से क्वेश्चन आते हैं 8-8 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं चाहिए। यदि आप टेक्स्ट ढंग से पढ़ी हुई है, आपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने खुद के बता रहा हूं, जब मैंने खुद ने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दी थी 2015 में, या मैंने 2015 में जब एग्जाम दी थी, तो मेरे इंग्लिश वाले पेपर में 277 मार्क्स थे 300 में से। 277 मार्क्स 300 में से इंग्लिश सब्जेक्ट में थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी कम क्वेश्चन की गलती होगी, 90% से अबव। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में, किसी मल्टीपल चॉइस पेपर में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 90% से ज्यादा मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तो क्यों, क्योंकि इन टेक्स्ट में गलती होने की संभावना ही नहीं है। यदि आपने इन टेक्स्ट को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा है तो आपको गलती होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब स्कूल लेक्चरशिप का जब अलग से हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, कई बच्चों की डिमांड आ रही है लिटरेरी सेक्शन के बारे में, तो हम वो बाद में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं आपसे बात कर रहा था, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब देखो यहाँ ऑल द वर्ल्ड, संसार,
संसार की तुलना किससे की जा रही है? स्टेज से, लेकिन संसार को ही स्टेज बता दिया। ओके, इसका मतलब कैरिंग वन प्लेस टू अनदर। ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। और वन थिंग इज यूज्ड फॉर अनदर, एक चीज को दूसरी चीज के लिए यूज कर दिया, अप्लाइड कर दिया। फाइन। और कोई भी क्या हुआ, डायरेक्ट जो कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड हैं लाइक और एज, उनका प्रयोग नहीं किया। तो क्या हो गया? मेटाफर। ये शेक्सपियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। ठीक है ना? इसमें एक कैरेक्टर है जैक्वीज। इसमें एक कैरेक्टर है जैक्वीज। देखो कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जैक्स करते हैं, जैक्स नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है जैक्वीज। तो वो जैक्वीज है, वो कह रहा है कि पूरा का पूरा संसार एक रंगमंच है और हम जो लोग हैं वो केवल क्या हैं, हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं संसार में, और रोल प्ले करने के बाद चले जाते हैं। तो अभी आपको ये समझना है कि संसार की तुलना किससे की है? रंगमंच से। तुलना करते वक्त लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ। तो कौन सी रिलेटेड टर्म हो गई? मेटाफर। फिर आगे देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, क्योंकि ये सारी जो बातें अभी तक हमने पढ़ी हो सकता है आपको बाय एंड लार्ज थोड़ी बहुत आती हो। ठीक है ना? और कंपेटिटिव एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है आजकल, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बहुत ही फेमस मॉडर्न राइटर है जिसका नाम है आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स। उसका एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है थियरी ऑफ मेटाफर। थियरी ऑफ मेटाफर। थियरी ऑफ मेटाफर। ओके, देखिए कई बच्चे इसको भी थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी, थ्योरी नहीं, थियरी। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम में। जब फोनेटिक्स की बात आती है तो इसी तरीके की प्रोनाउंसिएशन पूछते हैं जहां ज्यादा गलती करते हैं। तो क्या हो गया? थियरी ऑफ मेटाफर। आई रिचर्ड्स, उसका एक कॉन्सेप्ट है थियरी ऑफ मेटाफर से रिलेटेड। तो उसने थियरी ऑफ मेटाफर अपने कॉन्सेप्ट में उसने कहा है, आई रिचर्ड्स ने क्या कहा है, देखिए। उसने मेटाफर को समझाने के लिए 3 टर्म्स यूज किए हैं। नंबर 1 टेनर, नंबर 2 व्हीकल एंड नंबर 3 ग्राउंड्स। ओके, ये 3 टर्म यूज किए हैं। देखिए अब उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे आपका ये एग्जांपल है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जिंदगी जो है एक चलती फिरती परछाई है, यानी कि लाइफ का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? परछाई से। लाइफ का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? परछाई से। और कंपैरिजन करते वक्त कोई भी लाइक और एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जो जिंदगी है और जो परछाई है, दोनों बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स हैं, बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग चीज हैं। कौन? लाइफ और शैडो। और कंपैरिजन करते वक्त लाइक और एज का प्रयोग नहीं हो रहा। फाइन। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? मेटाफर। अब देखो, किसी भी मेटाफर में 3 चीज होती हैं। पहली चीज होती है टेनर। टेनर का मतलब होता है व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। टेनर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और आप जानते हो जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है वो जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हो सब्जेक्ट, वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो देखो, एक होता है टेनर। टेनर का मतलब व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कहलाता है टेनर। तो देखो यहाँ लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जिंदगी एक चलती फिरती परछाई है। तो मुझे बताओ किसकी बात की जा रही है? लाइफ की। तो लाइफ हो गया टेनर। पूछेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसमें टेनर क्या है ना? आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बहुत सारी बातें क्या पूछी जा सकती है मैं समझाऊंगा। तो आपने कहा लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, तो यहाँ पे लाइफ क्या है? टेनर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज। अब आप क्या करती हो? एक फिगरेटिव टर्म का यूज करते हो। आप क्या करते हो? एक फिगरेटिव टर्म का यूज करते हो। फिगरेटिव टर्म बोल दो
या मेटाफोरिकल टर्म बोल लो, ठीक है ना। आप एक फिगरेटिव टर्म का यूज करते हो जो कि टेनर के बारे में डिस्कस करती है, जो क्या करती है, टेनर के बारे में डिस्क्राइब करती है। फिगरेटिव टर्म विच डिस्क्राइब द टेनर, ये एक फिगरेटिव टर्म होती है जो टेनर को डिस्क्राइब करती है। अब देखो यहां पर वॉकिंग शैडो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वॉकिंग शैडो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लाइफ को। जिंदगी एक चलती फिरती परछाई है। तो यहां पर आप देखिए कि आपका वॉकिंग शैडो किसका वर्णन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिंदगी को। अब देखो जिंदगी ये तो प्राइमरी टर्म है, लिटरल टर्म है, शाब्दिक। जिंदगी का मतलब मेरा जिंदगी से ही है, जिंदगी जब मैंने कहा तो जिंदगी से। लेकिन वॉकिंग शैडो ये एक फिगरेटिव टर्म है, अलंकारिक शब्द है, क्योंकि वास्तव में चलती फिरती परछाई है क्या जिंदगी, नहीं, जिंदगी जिंदगी है। तो ये तो रियल टर्म है, ये तो लिटरल टर्म है, ये तो शाब्दिक टर्म है, ये तो शाब्दिक है, प्राइमरी है, लिटरल है, और इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ये टेनर है। जो प्राइमरी लिटररी प्राइमरी सॉरी लिटरल लिटरली प्राइमरी लिटरल टर्म जो होती है वो होती है टेनर, और सेकेंडरी फिगरेटिव टर्म जो होती है उसे कहते हैं व्हीकल, उसे क्या बोलते हैं, व्हीकल। फाइन। टेनर और व्हीकल में जो लाइकनेस होती है, समानता होती है, कॉमन होता है, उसे बोलते हैं ग्राउंड्स, उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड्स। टेनर में और व्हीकल में जो लाइकनेस होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड्स। अब देखो यहां पर जिंदगी जो है, लाइफ इज अनरियल सो एज द शैडो। लाइफ जो है क्या है, अनरियल होती है। लाइफ क्या होती है, अनरियल, अवास्तविक, जैसे शैडो अनरियल होती है। अच्छा, परछाई जो है वास्तविक है क्या, खत्म हो जाती है, परमानेंट रहती है क्या परछाई, नहीं। तो जिंदगी भी परमानेंट नहीं रहती। तो जिस तरीके से वॉकिंग शैडो, शैडो जो है अनरियल है, उसी तरीके से लाइफ भी अनरियल है। तो कंपैरिजन का पॉइंट क्या है, लाइकनेस क्या है, अनरियल। दोनों ही चीजें क्या है, अनरियल हैं। तो मेटाफर में आइए, रिचर्ड्स ने थ्योरी ऑफ मेटाफर में बताया है कि मेटाफर हैज थ्री थिंग्स। नंबर वन, टेनर, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, it is primary literal term, and vehicle is secondary figurative term which describes the tenor, and grounds is the likeness between the tenor and vehicle। tenor और vehicle के अंदर जो likeness होती है, समानता होती है, that is called grounds। clear? fine। देखिए हमने कहा एक मेटाफर x is y, मेटाफर में x जो है किसके समान है, y के समान है। इसका मतलब यदि मैं इसके कंसर्न में कहूं तो लाइफ इज इक्वल टू शैडो। ओके, लाइफ इज इक्वल टू शैडो, ठीक है। इन मेटाफर सॉरी इन रिस्पेक्ट ऑफ z, किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंसर्न में, z के कंसर्न में। और यहां z क्या है, अनरियलिटी। यहां क्या है, अनरियलिटी, अनरियल। यदि हम अवास्तविकता की बात करें, as far as the unreality is concerned, life is equal to shadow, z is equal to shadow in respect of z। और यहां z क्या हो गया, अनरियलिटी, x क्या हो गया, लाइफ, और y क्या हो गया, शैडो। इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट, मैंने कहा इन मेटाफर वी हैव थ्री थिंग्स। मेटाफर में हमारी तीन चीज होती हैं, मैंने आपको बताया, टेनर, व्हीकल और ग्राउंड। फाइन। अब मैंने कहा लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, दिस इज द एग्जांपल। फाइन। आगे देखिए, अब कुछ ये टेनर और इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। देखिए 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 ये जो मैंने आपको बता रहा हूं, जो मॉडर्न चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें आपको बता रहा हूं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको और लोगों से आगे बढ़ा देंगे। जैसे इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो सब लोग जो है इसके बारे में फेमिलियर नहीं होंगे, और आप लोग इस चीज के लिए फेमिलियर होंगे और आप इनको इजीली कर सकेंगे। मैंने आपको बताया था, देखो जो
प्ले स्टोर से आपको लिंगा फ्रैंका, ठीक है ना, जो उसका पीछे लगा हुआ है, ठीक है ना, इसका मोनोग्राम देख लीजिए, लोगो देख लीजिए आप, और इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और अभी इस वीक में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट जो है, मैंने जो ग्रामर सीरीज चल रही है, उस पूरी की पूरी ग्रामर सीरीज में जहां तक हम पढ़ लेंगे वहां तक का आपका एक टेस्ट होगा, और वो उसी प्ले स्टोर पे आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसी आपके ऐप पर होगा, और वो फ्री है। क्लासेस भी फ्री हैं, ये YouTube पे सारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल, ठीक है, मैंने आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल बताया था उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पर क्वेश्चन भेजूंगा, लिटरेचर के भी और ग्रामर के, और फिर उसका वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल पे यहाँ पर कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मेरा चैनल है, ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, डॉक्टर SKENG 2023। आप इसको नोट कर लें और इससे आप जुड़ जाएं, आपको इससे बेनिफिट होगा। फाइन, डॉक्टर SKENG 2023। देखिए, तो हमने पढ़ा था टेनर। तो टेनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेनर क्या होता है, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात की जाती है। तो मैंने कहा ये जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ओके, पर्सन हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो देखो अभी मैंने कहा था लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, तो मैंने कह दिया हियर लाइफ इज बीइंग डिस्कस्ड, यहाँ लाइफ के बारे में बात की जा रही है, सो इट इज अ टेनर, इसलिए कौन हो गया, टेनर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बताया व्हीकल। तो मैंने कहा था कि व्हीकल इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज और टर्म। व्हीकल एक अलंकारिक टर्म या भाषा होती है, वी यूज टू डिस्क्राइब द टेनर, जिसका प्रयोग हम टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। ये क्या होती है, ये प्राइमरी लिटरल टर्म, ये क्या होती है, प्राइमरी लिटरल टर्म होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हियर वॉकिंग शैडो इज अ व्हीकल, इस सेंटेंस में क्या था, वॉकिंग शैडो क्या था, व्हीकल था। फिर नेक्स्ट है ग्राउंड्स। ग्राउंड्स क्या होता है, ग्राउंड इज यूज्ड फॉर सम लाइकनेस। ग्राउंड क्या होता है, देखो आप यहां से ध्यान रखिए, लाइकनेस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो लाइकनेस होती है, समानता होती है, जो कॉमन क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड्स। देखो द पॉइंट ऑफ लाइकनेस इज दैट, इस ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इसमें जो पॉइंट है लाइकनेस का वो क्या है, बोथ आर अनरियल थिंग्स, दोनों ही वास्तविक चीजें हैं। शैडो इज अनरियल, आपको पता ही है शैडो अनरियल होती है, सो इज द लाइफ, जिस तरीके से जीवन, ठीक है। इसमें अभी मेटाफर में और भी बाकी है, लेकिन आपको पता है कि ये क्लासेस हम जो है 30 मिनट्स के अंदर ही रखनी है हमें अभी कुछ दिनों तक, इसलिए मुझे इस क्लास को अभी यहीं पर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाकी का इसी के अंदर जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू।